आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन हमारे देश को बहुत ही 2 महान शख्सियतें मिली थीं, जिसमें पहला नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी जी का और दूसरा नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री जी का। और आपको मालूम है गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों ने हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन एक मिसाल के तौर पे जिया है, जो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। आपको जैसा कि मालूम है महात्मा गांधी जी जो थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य में हुआ था, पोरबंदर नाम की एक जगह है, वहां पे हुआ था। और इनको महात्मा की उपाधि ऐसे ही नहीं दे दी गई। आपने पूरे जीवन में इतना संघर्ष किया, इतनी तपस्या की देश के लिए, वो अलग बात है कि आपने इस तरह से फाइट नहीं की है कि किसी से लड़ने गए हो गन उठा करके। आपने हमेशा अहिंसा के रास्ते को चुना है और आपका सिद्धांत था कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है। अगर आप किसी को मारते हो, काटते हो, इसका मतलब इसके अलावा अहिंसा का मार्ग भी अपना करके उसको याद दिलाई जा सकती है कि तुम हमारे अधिकारों को हनन कर रहे हो या हमारे अधिकार आपने छीन रखे हैं, हमारे वापस दिए जाएं। और उस अहिंसा रूपी हथियार के बल पे आपने इतने इतने बड़े जन आंदोलन किए हैं हिंदुस्तान में कि ब्रिटिश हुकूमत जो थी उसकी कुर्सी हिल गई। जैसे कि आपने देखा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था, और जब भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया गया 3 साल के बाद, हमारे 3-4 साल के बाद में देश को आज़ादी भी मिल गई, अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना भी पड़ा। जैसे हमारे देश ने गुलामी का बहुत लंबा सफ़र तय किया है। अब हमारे जो बुजुर्ग थे उनको कैसे कैसे धीरे धीरे करके अपने जाल में ब्रिटिश कंपनियों ने फंसाया और उसके बाद में वो एक शासक के रूप में हम लोगों पे हावी हो गए। लेकिन जब तक ये गुलामी का काल चलता रहा तब तक चलता रहा, लेकिन जिस दिन उठ खड़े हुए उस दिन कहा नहीं तो नहीं, और ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ करके फेंक दिया हमारे देश के उन्हीं पूर्वजों ने, हमारे उन्हीं महान क्रांतिकारियों ने जिन्होंने गुलामी झेली थी। तो हमारे देश की जो शख्सियतें रही हैं वो महापुरुष रहे हैं, उनके अंदर ये दृढ़ विश्वास भी रहा है और ये सदियों पुरानी हमारी परंपरा रही है कि हमारे बुजुर्ग थे, ऋषि मुनि जो थे, अगर दृढ़ विश्वास अगर उनके अंदर जाग गया तो फिर पीछे भी नहीं हटना है। और उसी का नतीजा हम लोगों को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे देश की आज़ादी के रूप में मिला था। आज अगर हम लोग इस तरह से कह दें कि गांधी जी के कहीं पे योगदान को अगर हम लोग कम करके देखने लग जाएं, तो ऐसा भी संभव नहीं है। जिसकी एक काल के ऊपर लाखों आदमी इकट्ठा हो जाता था, देखते देखते ही चंद मिनटों में हम तो अपने घर के 4 लोगों को इकट्ठा करने में दिक्कत खड़ी हो जाती है। 4 भाई हो तो एक को मना पाते हो, दूसरा कहता नहीं हम तो नहीं मानेंगे भाई, ये वाला ठीक नहीं है। और आपके एक एक आह्वान पे लाखों की तादाद पहुंच जाती थी। नहीं, गांधी जी ने आह्वान किया है तो इतना बड़ा जो आपकी बात में जो था तासीर थी, गहराई थी, वो ऐसे ही थोड़ी ना हो गई। पूरे जीवन की तपस्या थी आपकी और इसीलिए तो आप महात्मा थे। और दूसरा जो हमारा महापुरुष है, दूसरी जो शख्सियत है लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनके बारे में हम लोगों को मालूम है, सादा जीवन उच्च विचार की आपसे बड़ी कोई हिंदुस्तान में मिसाल ही नहीं। आज के तो हमारे नेता और जो हैं उनके बारे में सभी लोगों को मालूम ही है। अगर एक बार विधायक भी बन जाएं तो पुश्तें उनकी माला माल हो जाती हैं। अपने जीवन की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप तो प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन कभी भी विलासिता के जीवन को अपनाया ही नहीं। सिंगल कोर्ट में अपना शासन चला डाला, यहाँ तक कि ऐसी ऐसी पोजीशन आई कि कपड़े भी हायर करके लेना पड़े आपको। विदेश जाना पड़ा तो देखा किसी ने, हमारे किसी दूसरे नेता ने, कि जो है शास्त्री जी का कोट तो ठीक नहीं है, ये तो फटा हुआ है यहाँ से। तो उसने तुरंत सोचा कि भाई हम ऑफ़र कर दें, और दिया भी। उसको पहन के आप लें और आप अपने शासन काल में जब थे तब भी आपके बच्चे तांगे से जाया करते थे कभी स्कूल, है कि नहीं? बहुत प्रचलित आपकी कहानी है। जबकि आपके ऑफिस के
बाबू लोग हुआ करते थे उनके बच्चे तो कार से भी जाते थे, सचिव जो हुआ करते थे, लेकिन आपके बच्चे टांगे से जाया करते थे। और आप हमेशा कहा करते थे ये कार जो मिली है वो हमारी थोड़ी ना है, हमारे देश की है, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, और उसको सिर्फ हम यूज करेंगे अपने देश के काम के लिए। और कभी अगर भेजी भी बच्चों की जिद पे, हर माँ बाप जो है बच्चों की जिद के आगे कभी थोड़ा उसको वो भी करना पड़ता है, तो कई बार ऐसा मौका भी आया, फिर भेजा भी बच्चों को, भाई जाइए कार से जाइए, लेकिन ड्राइवर से पूछा भी कितना भैया एक्सपेंस हो गया होगा वहाँ तक जाने में, तो कहा सर इतना खर्च हो गया होगा। कहा ठीक है इतना मेरी जेब से लीजिए और इतना इसमें जो कुछ खर्च हुआ है तेल वगैरह ईंधन वगैरह इतना इसमें आप फिल करवा दीजिए। तो ऐसी प्रतिमूर्ति है हमारे देश की। आज हम लोग 60-60 लाख टन अनाज जो है यहाँ वहाँ दूसरे दुनिया के देशों को दे देते हैं, बेच देते हैं। जब आप हमारे देश के प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ अनाज भी विदेश से आता था, अमेरिका से गेहूं हम लोग मांगा करते थे खाने के लिए, तब पेट भरा करता था। हमारे देश में खाने के लिए जौ, बाजरा, चना, सामा ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। और मालूम है एक बार जब आपने अनाज के लिए डिमांड की तो थोड़ा अच्छा जवाब नहीं मिला, आपने अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया, तो आपने अपने देश के किसानों से आह्वान किया कि आप लोग उगाइए अनाज, अब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, हम जो उगाएंगे वही खाएंगे, नहीं उगाएंगे भूखे रह जाएंगे, कोई बात नहीं। और आपने एक दिन का जो है सप्ताह में उपवास रखने के लिए पूरे देश को आदेश दे दिया, और उसके लिए दिन चुना सोमवार का, और कहा जो सोमवार के दिन जितना खाते हो उतना निकाल के आटा चावल जो कुछ भी होता है कहीं दूसरे बर्तन में रखेंगे, और आपको ये देखना है आपके पड़ोस में ऐसा कौन है जिसके यहाँ खाने तक को नहीं है, वो उसको दोगे। फिर आपने जब नारा दिया जय जवान जय किसान, उसका नतीजा आज इस रूप में है। हिंदुस्तान लाखों टन गेहूं, चावल, शक्कर दुनिया के सभी देशों को देता है। हम उनको देते हैं कुछ, उसके बदले में हम दूसरी चीज़ें खरीद लेते हैं, वो अलग बात है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का नियम है उसको हम फॉलो करते हैं कि हमें कहीं से कुछ लेना पड़ता है, और हमारे यहाँ से जो आइटम होता है वो हम दूसरे को दे देते हैं। तो आपके संघर्षों का नतीजा है कि आज जय जवान जय किसान का परिणाम ये हुआ। हम लोग अनाज अब मांगने की स्थिति में नहीं, लोग हमसे मांगने की स्थिति में हैं, और हिंदुस्तान उनको प्रोवाइड करता है। ऐसी दोनों शख्सियतों को एक बार पुनः विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जय हिंद।